इस लेक्चर में हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में थे, पहले ये देखेंगे, फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ये न्यूज़ में क्यों थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जिसको भी बनाया जाए वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए एंड नॉट द ब्यूरोक्रेट्स। अभी क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स का मतलब है कि कोई आईएएस हो गया या आईपीएस हो गया जी, आईएएस हो गया, मान लो आप सेक्रेटरी लेवल पे रिटायर हो गए या सेक्रेटरी हो जी आपको ये, या फिर आप मान लो किसी जॉइंट सेक्रेटरी टीम पे लेवल पे हो, या फिर आप चीफ सेक्रेटरी हो कोई भी, तो स्टेट क्या करती है उसे ही गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं, किसको, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक इंडिपेंडेंट आज़ाद पर्सन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट को आप अपॉइंट नहीं करोगे। बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं, केस क्या था। केस ये था कि ए अपील वाइज फाइंड बाय द गोवा गवर्नमेंट। एक गोवा गवर्नमेंट ने, गोवा की सरकार है जी, उसने एक अपील दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसके खिलाफ, एक केस दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट में गोवा गवर्नमेंट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जी म्यूनसिपल इलेक्शन हो रहे थे गोवा में, उन पे स्टे लगा दी थी। स्टे का मतलब थोड़ा प्रतिबंध लगा दिया था, थोड़े दिन के लिए रोक दिया था नोटिफिकेशन पे, जो गोवा स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा इशू किए गए थे नोटिफिकेशन इलेक्शन कराने के लिए। तो इसी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया गोवा गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसने अफेल्ड कर दिया हाई कोर्ट का डिसीजन। मतलब अफेल्ड का मतलब सपोर्ट किया जो हाई कोर्ट ने कहा रिगार्डिंग द म्यूनसिपल रिजर्वेशन। जो म्यूनसिपल रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लिया था हाई कोर्ट ने, गोवा हाई कोर्ट ने, मतलब हाई कोर्ट ने लिया था उसके रिगार्डिंग ही ये सुप्रीम कोर्ट ने अफेल्ड किया। उसने डायरेक्ट किया किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, कि नोटिफाई रिजर्वेशन फॉर द म्यूनसिपैलिटीज ऑफ मार्मोगोवा। इस हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था जी किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, गोवा के स्टेट गवर्नमेंट को किया था। और गोवा का जो हाई कोर्ट है वो कौन सा होता है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कौन सा गोवा का अलग हाई कोर्ट है या फिर वो जो मुंबई का हाई कोर्ट है जी, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसके जुरिस्डिक्शन में आता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जो हाई कोर्ट है जी, इसने डिसीजन दिया कि जो गोवा में प्लेसेस हैं कुछ, जैसे मारमा गोवा होगा, मारा गोवा हो गया, मापुसा हो गया, क्वापेम, सांगविम, ये क्या है, विद इन नेक्स्ट 10 डेज आप इनके लिए जो रिजर्वेशन है, म्यूनसिपल रिजर्वेशन है, उसको बताओगे, आप नोटिफाई करोगे। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था, मतलब ये हाई कोर्ट ने बोला था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था। मैं बता ही देता हूँ, गोवा का जो जुरिडिक्शन है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। तो ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसको अफेल्ड किया था डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसने ये डायरेक्ट किया था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको जो इलेक्शन प्रोसेस है बाई 30 अप्रैल तक पूरा कर देना है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है गोवा का, उसको 30 अप्रैल तक इलेक्शन करा देने हैं म्यूनसिपालिटी के, ये डायरेक्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन निकाला इस जजमेंट में कि इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैसे होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि भाई साहब जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आप अपॉइंट करते हो, नियुक्ति करते हो, इसे गवर्नर करते हैं जी, कि इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, कि कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए। ये नेसेसरी क्यों है, क्योंकि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो अपनी ड्यूटी है, जो चार्ज है, इंडिपेंडेंटली कर सके। लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जी, पहले गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी है, उसी को आप एडिशनल चार्ज दे दो जी, किसका, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दो, तो ये एक तरह से मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का मजाक उड़ा रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हो आप। अब स्टेट्स है जी शुड अपॉइंट द इंडिपेंडेंट पर्सन एज ए इलेक्शन कमिश्नर। क्या जी, पूरे इंडिपेंडेंट पर्सन को ही इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देना चाहिए स्टेट को, ना कि किसी ब्यूरोक्रेट्स को जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है स्टेट में। अब नीड क्या है जी इसकी, नीड इसलिए जी, कोर्ट का कहना है जो इलेक्शन कमीशन आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर में, आप स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो एडिशनल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को करते हो ना, तो ये डिस्टर्ब करता है, एक तरह से एड ऑन जॉब है, मतलब एक जॉब पे आप ऑलरेडी जॉब है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और उसे एक और जॉब दे रहे हो, तो ये एड ऑन जॉब का एग्जांपल है। इसके साथ साथ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज़ नॉट टू इंफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। संविधान के अनुसार ये है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग होती है उसके में कोई आप हस्तक्षेप नहीं करोगे, इंटरफेयर नहीं करोगे, संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये आप अगर एम्प्लॉय, अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंट करते हो तो एक तरह से इंटरफेयर ही हो गया, तो ये कहना है। अब समझते हैं जी स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा डिटेल से। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है जी, ऐसा प्रावधान है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए हर स्टेट का। क्या है, कंस्टिट्यूट करेगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करेगा एक, वो क्या करेगा, सुपरिंटेंडेंस करेगा, डायरेक्शन करेगा, कंट्रोल करेगा, किसका, टू प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत और म्यूनसिपालिटीज। देखो जी, सेंटर और स्टेट लेवल पे एमएलए और एमपी के जो इलेक्शन होते हैं उन्हें कौन करवाता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, जो हमारा मुख्य चुनाव आयोग होता है जी, मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, वो कराता है इलेक्शन एमपी के और एमएलए के।
मतलब विधानसभा के हो रहे होते हैं या लोकसभा के, लेकिन जो लोकल लेवल पे होते हैं ना, पंचायत के सरपंच वगैरह, प्रधान वगैरह के, म्यूनसिपालिटीज़ के और पंचायत के, इन्हें कौन कराता है? ये प्रोविज़न रखा गया, ये अमेंडमेंट किया गया जी 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे म्यूनसिपालिटी और पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है स्टेटस दिया गया। आपने पढ़ा होगा ये पॉलिटिक्स में, 1992 में ये अमेंडमेंट किया गया संशोधन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हर स्टेट को ये कंपलसरी प्रोविजन है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना ही बनाना, ये कंपलसरी है कि हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना है। ये संविधान में दिया गया है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 और 243 में। 243 में पंचायत के लिए और म्यूनसिपालिटीज़ के लिए, म्यूनसिपालिटी होती है सिटी में, शहर में, किसी नगर में, टाउन में, उसके लिए आर्टिकल 243 है। उसके अनुसार आप स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाओगे, अपॉइंट करोगे। अपॉइंट कौन करता है जी? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जैसे मान लो जी ये तो ऑफिस है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उस कमीशन के अंतर्गत एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है, इसे अपॉइंट करता है जी। कौन नियुक्ति करता है? गवर्नर करता है। किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। जो स्टेट के सीएम होते हैं जी, मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो एडवाइस करते हैं, उसके एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं जिसको भी अपॉइंट करना है। तो आर्टिकल 243 के अंदर गवर्नर को ये भी मैंडेट है कि अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट करेगा गवर्नर से कि हमें भाई साहब इलेक्शन कराने के लिए स्टाफ चाहिए, तो गवर्नर की ड्यूटी बनती है कि उसे स्टाफ उपलब्ध कराया जाए ताकि इलेक्शन फेयर एंड फ्री कराए जाएँ। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मान लो जी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मान लो पंचायत का इलेक्शन कराना, पंचायत म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन कराना है, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। ये एंट्री स्टेट 7th लिस्ट है जी, उसके स्टेट सब्जेक्ट है जी, एंट्री 5 में आता है, लिस्ट 2 में, स्टेट लिस्ट में आता है। ये भी याद रखना। 7th शेड्यूल आप जानते हो, उसमें कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट दी हुई है। अब पावर और रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पावर क्या है और रिमूव कैसे किया जाता है, हटाया कैसे जा सकता है। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके पास सेम स्टेटस सैलरी अलाउंसेस होता है जो जज ऑफ द हाई कोर्ट के पास होता है, तो कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन ए लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। जब इसे रिमूव करना है, मान लो स्टेट इलेक्शन कमीशन को हटाना है, तो जी जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है ना, ऐसे ही हटा सकते हैं हमें। और सारी सैलरी वगैरह अलाउंसेस जो भी मिलते हैं सब हाई कोर्ट के जज के अनुसार मिलते हैं, सेम स्टेटस होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का। तो हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा में से 2/3 मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से क्या है पास करना होता है रिजोल्यूशन, फिर प्रेसिडेंट असेंट देते हैं जी, अपने साइन करते हैं, सहमति देते हैं, तब हटाया जाता है। तो ऐसे ही रिमूव किया जाता है। याद रखना स्टेटमेंट में आ जाए कि रिमूव गवर्नर कर सकता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। गवर्नर सिर्फ अपॉइंट कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है, रिमूव नहीं कर सकता। रिमूव जैसे हाई कोर्ट के जज को किया जाता है, सेम ऐसे ही किया जा सकता है। अब हाई कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जा सकता है। तो ऐसे भी आ सकता है कि सेम के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसको कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। बिल्कुल सही बात है जी, ये ऑलरेडी आपको समझ लेना, अंडरस्टूड है ये। अब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है जी, और स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो क्या जी सिमिलर मैंडेट होती है, सिमिलर पावर होती है। जो सेंटर का होता है जी, सेंटर का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो चुनाव आयोग होता है जी, भारतीय चुनाव आयोग, वो क्या करता है एमएलए एमपी के द्वारा, एमएलए और एमपी के लिए इलेक्शन कराता है ना, सेम स्टेटस वही पंचायत म्यूनसिपालिटी के लिए सेम पावर ये इसकी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। तो ये प्रोविजन है जी आर्टिकल 243 में कॉन्स्टिट्यूशन में, जो क्या करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन की सेटिंग के लिए, सेटिंग अप करने के लिए, मतलब कि बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए प्रोविजन है, जिसमें जिसकी सेम पावर है। जैसे आर्टिकल 324 में, 324 में, 324 में जो पावर है इलेक्शन कमीशन को, सेम पावर स्टेट के इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 243 के अनुसार सेम स्टेटस एंजॉय करता है। 2006 में जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये दोनों 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, संविधानिक बॉडीज़, क्योंकि संविधान में आर्टिकल दिए हुए हैं, संविधान के द्वारा बनाई गई हैं। इनके पास सेम पावर है दोनों के पास, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास भी और चीफ इलेक्शन कमीशन के पास भी। एक जजमेंट है जी सुप्रीम कोर्ट का, कृष्ण सिंह तोमर वर्सेस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये केस है जी। इसमें कहा था कि गवर्नमेंट को क्या है जी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो ऑर्डर देता है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, पंचायत और म्यूनसिपल के इलेक्शन कराने के लिए, तो गवर्नमेंट को उन एक्शन को मान लेना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि इलेक्शन फेयर और फ्री मैनर में कराने हैं। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर मानती है ना, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, जब एमएलए एमपी के इलेक्शन होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को सारे ऑर्डर मानने होते हैं इलेक्शन कमीशन के। तो इसी तरह क्या है, जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शन के अनुसार इलेक्शन के समय, पार्लियामेंट के इलेक्शन के समय जो आप ऑर्डर मानते हो इलेक्शन कमीशन का,
सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का, ऐसे ही आप स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मानोगे जब पंचायत और म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन होंगे। जो भी ऑर्डर देगी, मान लो कोई स्टाफ चाहिए तो स्टाफ दोगे, कुछ मान लो कोई ट्रांसफ़र करना है किसी का तो ट्रांसफ़र स्टेट इलेक्शन कमीशन से पूछ के ही करोगे किसी अधिकारी का। तो ये सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं। इन प्रैक्टिस में क्या होता है जी, स्टेट इलेक्शन कमीशनर इज इंडिपेंडेंट एज इलेक्शन कमीशन। जैसे हमारा सेंट्रल का इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऐसे ही स्टेट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अभी क्या है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या है, अपॉइंटेड किए जाते हैं स्टेट गवर्नर के द्वारा, और इम्पीचमेंट उन्हें किया जाता है किससे, ओनली उन्हें हाई कोर्ट की तरह ही इम्पीच किया जा सकता है। लेकिन जो इनकी इंडिपेंडेंट है, अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है कि इनकी इंडिपेंडेंट खतरे में आ गई जी, डेंजर में। इनकी जो आज़ादी से काम करते हैं कैसे, अभी 2008 में एक महाराष्ट्र में केस हुआ था जी। क्या केस हुआ था, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है जी नंदालाल, 2008 में इनको अरेस्ट कर लिया जी, गिरफ्तार कर लिया और इन्हें जेल भेज दिया गया 2 दिन के लिए, मार्च 2008 में। क्योंकि असेंबली के जो इलेक्शन हुआ था इनको गिल्टी पाया गया था, दोषी पाया गया था ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए, इन एलिजिड कॉन्फ्लिक्ट ओवर द हिज जुडिशन एंड पावर। मतलब इनकी जो पावर और जुडिशन थे उनके का ब्रीच किया था जी इन्होंने, मतलब उल्लंघन किया था अपनी पावर का, वॉयलेशन किया था, उसके रिगार्डिंग इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो इनकी एक तरह से इंडिपेंडेंस जी एकदम डेंजर में आ गई जी। ऐसे केस देखने को मिले हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के। तो ये आप केस ना केस स्टडी में डाल सकते हो आप, इससे आपके मार्क्स देखो 1 या 2 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, एनहेंस हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी।